Hello everyone, this is Varun Sharma from Augusta IAS. This is the third lecture in Indian economy through current affairs series. You can get the slides freely on our Telegram channel. These are the topics which will be covered in this lecture. Now let us start. पहला टॉपिक है NBFC crisis. So what is the crisis? NBFC they are short of liquidity. यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है दे डोंट हैव फंड्स जिनको इजीली कन्वर्ट कर सके कैश में. लिक्विड एसेट्स वो होते हैं फॉर एग्जांपल योर ट्रेजरी बिल, योर सेविंग्स अकाउंट एक्सेट्रा, जिनको आप क्विकली जिनसे आप कैश में कन्वर्जन कर सकते हैं. इनलिक्विड एसेट्स जिनको जो कि लिक्विड नहीं है वो एसेट्स होते हैं फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट वगैरह के अंदर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, उसको कैश में क्विकली कन्वर्ट नहीं कर सकते. अब कुछ बेसिक्स. What are the debtors? Who is a debtor? Debtor is a company or individual who owes money. वो एक इंडिविजुअल होता है जिसने लोन लिया हुआ है. क्रेडिटर है वो कंपनी या इंडिविजुअल जिसने लोन, गुड, सप्लायर वगैरह जो है वो उन्होंने पैसा दिया हुआ है. तो थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर चलते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी थी. इसने डिफॉल्ट करा अपने इंटरेस्ट एंड लोन पे. तो व्हाट इज दिस सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी जिनके एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा है. नाउ व्हाई दीज आर सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये वो कंपनीज हैं कि अगर ये डाउन हुई या इनको लॉस हुआ तो पूरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आएगा. तो लेट अस डू द बेसिक्स. व्हाट आर एनबीएफसीज? एनबीएफसी हैं वो बेसिकली कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपनीज एक्ट 1956. रिमेंबर कंपनीज एक्ट 1956, नॉट कंपनीज एक्ट 2013. दीज कंपनीज दे एंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स, एक्विजिशन ऑफ शेयर, बॉन्ड एक्सेट्रा. मतलब ये कंपनी जो है बेसिकली लोन वगैरह देती हैं या ये खरीदते बेचते हैं शेयर, बॉन्ड वगैरह. इनमें वो कंपनीज नहीं आएंगी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस मतलब जिनका मेन बिजनेस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वगैरह है. नाउ फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस, इसको थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं एज पर आरबीआई डेफिनेशन. तो फाइनेंशियल एक्टिविटी एज प्रिंसिपल बिजनेस हेयर मीन्स दैट आउट ऑफ टोटल एसेट्स मोर देन 50% ऑफ एसेट्स विल बी फाइनेंशियल एसेट. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एनबीएफसी हूं, मेरे 100 रुपीज के एसेट्स हैं, उसमें से अराउंड 51 रुपीज या 60 रुपीज के जो एसेट्स हैं वो लोन, शेयर वगैरह में होंगे और बाकी 30 या 40 रुपीज जो हैं वो रियल एस्टेट वगैरह या इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह में होंगे. प्लस द सेकेंड क्राइटेरिया इज दैट इनकम, जो मेरी इनकम आती है वो मोर देन 50% ऑफ द इनकम शुड कम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स. मतलब लोन जो मैंने दिए हुए हैं या जो मैंने शेयर खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदे हैं, वहां से मेरी मोर देन 50% इनकम आनी चाहिए. देन I can be tagged as an NBFC as per RBI definition. Now companies जो ये 50-50 टेस्ट का मतलब है यहाँ पे that is financial assets and financial income. जो ये 50-50 टेस्ट पास करती हैं they are registered as NBFC by RBI. अगर 50-50 टेस्ट is failed then it is a non-banking, non-financial company. If such companies are accepting deposit, मतलब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं पब्लिक से, तो देन दे विल बी गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. नाउ जो टर्म है प्रिंसिपल बिजनेस, इट इज नॉट डिफाइंड इन आरबीआई एक्ट. ये जो टर्म है ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर डिफाइंड नहीं है, इट इज डिफाइंड बाय आरबीआई इटसेल्फ. नाउ जो जेनेरिक डेफिनेशन चलती है बेसिकली वो है that NBFCs are those firms which provide financial services or banking facilities without meeting the legal definition of a bank. Now PT के perspective से देख लेते हैं क्या major differences हैं between banks and NBFC. सबसे पहले NBFC will be getting license under Companies Act 1956, while banks they will be getting their license under Banking Regulation Act 1949. तो ये पहला एक major difference है. Second, NBFC cannot accept demand deposit. Demand deposit मतलब your current account, your savings account, which are payable on demand. But they can, some of them can accept time deposit. Time deposit मतलब जिनकी time maturity होती है, जैसे कि आपका fixed deposit वगैरह. जो deposit taking NBFC है उनको जो है deposit taking NBFC बोला जाता है.
तो टर्म है डिपॉजिट, इट इज डिफाइंड अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो बैंक्स जो हैं वो आपके डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों के दोनों एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एनबीएफसी विल ओनली एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अनलाइक बैंक, सीआरआर इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी एनबीएफसी। मतलब बैंक जो है उनको सीआरआर रखना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो, बट जो एनबीएफसी है उनको कैश रिजर्व रेशियो नहीं रखना होता है। एसएलआर जो है एप्लीकेबल है एनबीएफसी पे, लेकिन सिर्फ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी पे। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड दैट टू ऑफ 15%, बट on banks higher SLR is applicable. NBFC, they are not part of payment and settlement system and they cannot issue checks, but banks, they are part of payment and settlement system and they can issue checks. Payment and settlement system वगैरह आपका जो नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह होता है। Now deposit insurance facility is not available, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। So if you are depositing money in SBI or HDFC for that matter, then that money is insured. ये डेप्थ में जाके करेंगे आगे की स्लाइड में कि बेसिकली इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। बट इफ यू आर डिपॉजिटिंग मनी इन एन एनबीएफसी, फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, देन योर डिपॉजिट्स आर नॉट इंश्योर्ड अंडर दिस स्कीम। एनबीएफसी के जो है मल्टीपल रेगुलेटर्स होते हैं। अगर वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रही है तो आरबीआई रेगुलेट करेगा, अगर वो कैपिटल मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर काम कर रही है तो सेबी करेगी, अगर वो हाउसिंग फाइनेंस के अंदर काम कर रहे हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ एक टर्म है बेसिक, ये न्यूज में आते रहता है, शैडो बैंक, शैडो बैंक्स। तो ये लेस देन 30 सेकेंड्स लगेंगे इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड नो द टर्म, दैट्स इट। तो व्हाट आर शैडो बैंक्स? शैडो बैंक्स इज जस्ट अनदर नेम फॉर एनबीएफसी एंड अदर इंस्टीट्यूशन सच एज हेज फंड्स। ये जो है आपको अगेन दे गो फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बट आउटसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर। इनकी जो रेगुलेशन होती है वो थोड़ी लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एनबीएफसी हैं इनके ऊपर सीआरआर एप्लीकेबल नहीं है, एसएलआर बहुत कम एप्लीकेबल है। However, these are very important from financial inclusion perspective. For example, हर जगह इंडिया में बैंक नहीं है, but NBFC they can serve this particular need. For example, मुथूट फाइनेंस जो है वो केरला के एक विलेज के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होता है। द टर्म शैडो बैंक, इट वॉज कॉइन्ड बाय पॉल मैककली। एग्जाम्पल्स ऑफ शैडो लेंडर, एनबीएफसी, हेज फंड्स एक्सेट्रा। Anyway, so now what is the issue? Issue क्या है NBFC के साथ? See, these people they borrow for short term and they give loan for long term. That is your asset liability mismatch. तो NBFC का asset क्या होगा? जो उसने लोन दिया है। NBFC की liability क्या होगी? जो NBFC ने पैसा मार्केट से उठाया है। So these people they are going for short term borrowing using instruments such as commercial paper. कमर्शियल पेपर के थ्रू ये बोरो करेंगे लेस देन 1 ईयर के लिए, उसके बाद 5 साल 10 साल के लिए दीज पीपल विल गिव लोन। तो माई रिटर्न विल बी जनरेटेड इन 5 years while I have to repay my loan in 6 months. तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली रीफाइनेंस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एनबीएफसी और मैंने एक रोड प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? आई हैव टेकन मनी फ्रॉम एसबीआई फॉर 6 months or I have borrowed through commercial paper. I have to pay for commercial paper after 6 months. ये commercial paper क्या है ये in depth लेंगे आगे जाके। तो I have taken money under commercial paper और NCD non commercial non convertible debenture etc. उसके अंदर मैंने पैसा उठाया मार्केट से और मैंने दे दिया आगे। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जो शॉर्ट टर्म है आपका मोस्टली कमर्शियल पेपर है या आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग करी कहीं से। अब यहाँ मेरा जो लोन है वो मेरा 6 मंथ के अंदर मुझे रीपे करना है, लेकिन मेरा जो रिटर्न जनरेट होगा वो 5 years में जनरेट होगा। अब यहाँ पे मैं इसे रीफाइनेंस करता रहूंगा, या तो मैं एसबीआई को बोलूंगा कि एक और लोन दे दो इसको कवर करने के लिए, और आई विल टेक मनी फ्रॉम पीएनबी और एचडीएफसी, गिव इट टू एसबीआई, देन आई विल टेक मनी फ्रॉम सम अदर बैंक एंड देन गिव इट टू एचडीएफसी. So that is how they keep on refinancing. Why they borrow short term? Short term क्यों? Because cheaper interest rate. Recall yield inversion. We did yield inversion in earlier lectures. So why they lend long term? Because higher interest rate रहता है. तो मतलब these people will borrow at 5% and then they will lend at 10 to 12%. So try to recall operation twist here. ये पहले डिस्कस हो चुका है.
See, if you are not able to recall yield inversion or operation twist for that matter, that means your revision is not up to mark. When you can exactly place this particular word or concept, जब आपको एकदम से याद आ जाता है, क्लिक करता है कि yield inversion क्या था, operation twist क्या था, then only your revision is foolproof. Anyways, IL&FS crisis जो कि एक systemically important NBFC है. See, IL&FS के जो assets थे वो around 1 lakh crore rupees थे. Now think about it. A firm who has assets worth 1 lakh crore rupees, they cannot pay their debt. वो अपना पैसा नहीं चुका पाए, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया अपने इंटरेस्ट पेमेंट पे, अपने प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट पे. तो इससे क्या होगा फिर? अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री लीडर is defaulting on loan, that means there is a problem with industry. So suddenly funding to NBFC sector stopped. इसमें एक नाम सुना होगा आपने, दीवान हाउसिंग वगैरह, इन सबको जो है, दीवान हाउसिंग का एक स्कैंडल भी हुआ था, दीवान हाउसिंग वगैरह इन सबको पैसा मिलना बंद हो गया था. Now what is the significance of NBFC? See, these are very important for credit growth in India. मतलब लोन्स वगैरह देने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. देन अगर ये लोग लोन देंगे, देन देयर विल बी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज देयर विल बी डिमांड, एंड व्हेन देयर इज डिमांड देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ. बट जब इनके पास पैसा नहीं है तो क्रेडिट ग्रोथ या लोन की जो ग्रोथ है वो डाउन जाएगी, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डाउन जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन जाएगी. नाउ लिक्विडिटी स्क्वीज आ गया है सेक्टर्स पे जो इन पे रिलाई करते हैं फंडिंग के लिए. तो फॉर एग्जांपल आपका जो रियल एस्टेट वगैरह है वो रिलाई करते हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो दीवान हाउसिंग जैसे जो एनबीएफसी उन पे रिलाई करते हैं. अब उनके पास पैसा नहीं है तो दैट मीन्स रियल एस्टेट में भी पैसा नहीं जाएगा. सिमिलरली एग्रीकल्चर में इन्हें ट्रैक्टर लेना होता है या और कुछ लेना होता है तो ये लोग रिलाई करते हैं आपके एनबीएफसी पे. सो इफ एनबीएफसी दे डू नॉट हैव मनी देन दे कैन नॉट लेंड टू रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर. सो दैट इज द लार्जर प्रॉब्लम. Now, facts about NBFC. This we have done. Systemically important NBFC, asset size of 500 crore or more. NBFC जो है they cannot directly access RBI's liquidity operations. RBI, they have power under RBI Act 1934 to register, to make policies, to regulate or to penalize the NBFC that meet the 50-50 criteria of principal business. नाउ गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं एनबीएफसी सेक्टर के लिए? पहली बात, कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो सीआर जो है ऑफ 15% विल बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एनबीएफसीज आल्सो. पहले ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी पे एप्लीकेबल था, अब दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन द गवर्नमेंट एनबीएफसीज एज वेल. फॉर एग्जांपल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये पावर सेक्टर के अंदर फंडिंग प्रोवाइड करती है. अब इनको भी सीआर जो है रखना पड़ेगा. व्हाट इज सीआर, इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं. नाउ आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स टू प्रोवाइड पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट टू बॉन्ड्स ऑफ सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी. ये इतना डेप्थ में जाके डिटेल्स मत याद करना, बस बेसिकली ये याद कर लेना कि दैट नॉट ऑल द एनबीएफसीज विल बी गेटिंग पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट. सबको नहीं मिलेगा, कुछ स्पेसिफिक एनबीएफसीज को ही मिलेगा. अगर डिटेल्स याद करनी हो तो आई हैव प्रोवाइडेड द डिटेल्स. साइमल्टेनियसली आरबीआई हैज कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू इंजेक्ट लिक्विडिटी. ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब आरबीआई इसके थ्रू पैसा डालेगा मार्केट में. बेसिकली आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगा मार्केट से. जब मार्केट से बाई करेगा तो सिक्योरिटी जाएगी आरबीआई के पास, पैसा जाएगा मार्केट के पास. तो देयर विल बी इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी और कैश इन द इकोनॉमी. अब देख लेते हैं पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट. सो व्हाट इज पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट? इसको एक सिंप्लीफाई करके समझाता हूं एग्जांपल से. लेट अस से देयर इज दिस एनबीएफसी, दे हैव बैड क्रेडिट रेटिंग. उनका जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का नहीं है उनका रेटिंग, तो नोबडी वुड लाइक टू गिव देम मनी. तो नाउ एसबीआई कम्स एंड एसबीआई से कि मैं गारंटी देता हूं इनके लिए कि इफ this NBFC does not return your money then I will be paying your money. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी रेटिंग एनहांस हो जाएगी, इसका क्रेडिट एनहांस हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल अगर इसकी रेटिंग थी BBB तो इसकी रेटिंग हो जाएगी इंप्रूव टू AA. रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो ग्लोबली बिग 3 हैं, वो है आपकी फिच, मूडीज और आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर.
जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट जो हमारी हैं क्रेडिट की एजेंसी, वो है आपकी क्राइसिल, आइक्रा वगैरह। नो पीसीई कब ट्रिगर होगा, कब यूज होगा? इट इज व्हेन देयर इज शॉर्टफॉल इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल एनबीएफसी है, अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाई तो देन जो है एसबीआई आके स्टेप इन करेगा और जो है पैसे देगा। तो बेनिफिट्स क्या होंगे दिस पीसीई के? सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड्स, इट विल इंप्रूव। जब क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होगी तो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा इस पर्टिकुलर एनबीएफसी के लिए। तो दीज एनबीएफसी दे विल गेट इजियर एंड चीपर फंडिंग। क्यों? क्योंकि जितना रिस्क उतनी ज्यादा एक्सपेंसिव फंडिंग। जब यहाँ पे पीसीई मिल जाएगा तो रिस्क कम हो जाएगा, जब रिस्क कम हो जाएगा तो इजियर एंड चीपर फंडिंग। नाउ पीसीई इट विल हेल्प एनबीएफसी एंड HFCs raise money. HFC मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे कि दीवान हाउसिंग, रेज मनी फ्रॉम इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। सी बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो हमारे LIC वगैरह हैं वो हाईली रेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं, वो लो रेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा नहीं लगाएंगे। तो इफ banks are providing partial credit enhancement to bonds of NBFC, so now their ratings will improve and insurance and pension funds like LIC, they will invest in such NBFC, thus they will be getting money. So automatically larger picture में this will give a shot in the arm to corporate bond market. तो आपकी corporate bond market है वो stimulate हो जाएगी, क्योंकि वहां पे borrowing and lending start हो जाएगी या और बढ़ जाएगी। Next is your capital to risk weighted assets ratio, CRAR. The CRAR और CAR, capital adequacy ratio, both are one and the same thing. कैलकुलेशन में मत जाना इसकी, यूपीएससी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपसे। कैलकुलेशन है बेसिकली फॉर्मूला होता है, जो बैंक का कैपिटल है उसको डिवाइड करना है बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स। सो व्हाट आर द रिस्क वेटेड एसेट्स? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो रिस्कलेस या विदाउट रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। देन इफ आई गिव अ लोन टू अंबानी देन वो थोड़ा लो रिस्क है। इफ आई गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप देन इट विल बी अ रिस्की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिस्क होगा, हर लोन का अपना रिस्क होगा, उस हिसाब से पैसा साइड रखना होगा। तो नाउ एंश्योर, दे विल एंश्योर बैंक्स हैव एनफ कुशन। एनफ कुशन, सी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट अस से वी हैव कोविड राइट नाउ। कोविड की वजह से क्या हो रहा है? देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। Now because of unemployment, if somebody has a loan, जो उसने कार लोन या होम लोन दिया था वो उसकी EMI वगैरह नहीं दे पाएगा। अब बैंक को तो पैसा मिल नहीं रहा, बट बैंक के पास डिपॉजिटर आएगा, क्योंकि हो सकता है उसका एक डिपॉजिटर अनएम्प्लॉयड हो गया, तो दे आर आस्किंग फॉर देयर डिपॉजिट। अब बैंक को पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन डिपॉजिटर को तो देना ही है। इफ दे डू नॉट गिव मनी टू डिपॉजिटर देन बैंक विल बिकम इंसॉल्वेंट। बाकी जो बैंक के और क्रेडिटर्स वगैरह हैं जिनसे बैंक ने पैसा लिया था वो लोग भी आएंगे इस टाइम में, क्योंकि क्राइसिस पीरियड है। तो इस टाइम के लिए CRAR जो है कुशन की तरह काम करता है। मतलब ये पैसा हमने एक साइड में ब्लॉक करके रख दिया है अलग से, एक वॉलेट में, एक वॉल्ट में या एक रूम के अंदर। तो जो भी इस टाइम आएगा वो हम CRAR में से पैसा दे देंगे। तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है ज्यादा होता है बैंक का, दैट मीन्स द डिपॉजिटर्स मनी और डिपॉजिटर्स एसेट्स आर सेफ इन दैट बैंक। तो हायर CAR, that means the bank will be able to meet its financial obligation. जो भी उन्होंने पैसा देना है मार्केट को वो दे पाएंगे। CRAR जो है डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक, इन आर केस RBI। RBI ने बोला है 9% होना चाहिए ये रेशो। नॉर्मली जो ग्लोबल नॉर्म्स है वो बेसल नॉर्म्स हैं, बेसल नॉर्म्स के हिसाब से 8% होना चाहिए। बेसल 3 चल रहा है करंटली, तो RBI इंडिया में और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। So next topic is your targeted long-term repo operations, TLTRO2. The repo basically we know we have done this in early lectures. Repo होता है आपका short term borrowing, जैसे 1 day, 1 week, 2 week, etc. तो पहले इसको टर्म को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस मतलब RBI will be giving money for लॉन्ग टर्म, मतलब 1 to 3 ईयर के लिए लेंड करेगा RBI बैंक्स को। टारगेटेड का मतलब है ये पैसा ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी दे दिया। दिस मनी और दिस बोरोइंग अंडर TLTRO विल बी गोइंग टू अ स्पेसिफिक सेक्टर। ये एक स्पेसिफिक सेक्टर के पास जाएगी। वो सेक्टर कौन है? NBFC। तो banks will be taking money under TLTRO, targeted long term repo operations, and then they will be giving money to NBFC. They will be investing money in investment grade bonds or commercial papers of NBFC. Remember, पीछे क्रेडिट एनहांसमेंट दिया है,
क्रेडिट एनहांसमेंट से आपका उनकी रेटिंग बढ़ जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो जाएंगे और यहां से आप पैसा लेके इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंदर जो है आप पैसा लगा सकते हो। तो नाउ आरबीआई इज ट्राइंग टू हेल्प एनबीएफसी, क्योंकि आरबीआई की जो फंडिंग होती है उसमें एक्सेस नहीं होती एनबीएफसी को। एनबीएफसी पे जो पैसा जाएगा वो बैंक्स के थ्रू जाएगा। नाउ आरबीआई हैज सेड दैट 50% ऑफ दीज फंड्स should go to small and mid level NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये स्कैन कर लेना, इसको ज्यादा याद करने मत जाना क्योंकि पहले ही बहुत स्पेसिफिक उन्होंने बोल दिया कि किसको पैसा जाएगा, तो डेप्थ में मत जाना, पीएचडी करने मत जाना, किसी काम नहीं आती है सिविल्स में। एनीवे, इट विल ईज द लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनबीएफसीज एंड एमएफआईज। नाउ थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो फैक्ट इज banks they will borrow for 1 to 3 year, same repo transaction रहेगी। बैंक will have securities जिनकी मैच्योरिटी हो 1 year to 3 year और मे बी मोर, उसको प्लेज करेंगे, आरबीआई से पैसा लेके आएंगे और फिर वो पैसा जो है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में लगाया जाएगा या कमर्शियल पेपर में लगाएगा एनबीएफसी। टारगेटेड मतलब इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनबीएफसी। एलटीआरओ कहां पे कंडक्ट होगा, विच विल बी द प्लेटफॉर्म, इट विल बी द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, जिसे कि ई कुबेर भी बोलते हैं। दैट इज दिस इज बाय आरबीआई ओनली। नाउ जो आरबीआई की करंट विंडो होती है ऐसे लैफ एमएसएफ, लैफ मतलब आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आपका रेपो रिवर्स रेपो वगैरह। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक और विंडो होती है वेयर यू बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। होता क्या है, अंडर एलएएफ यू विल हैव टू प्लेज सिक्योरिटी बट यू कैन नॉट प्लेज सिक्योरिटी विच आर केप्ट असाइड फॉर एसएलआर। मतलब एसएलआर के लिए जो मैंने सिक्योरिटी रखी है उसको मैं लैफ के अंदर या रेपो ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है और मुझे पैसा चाहिए तो अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आई कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई यूजिंग माय एसएलआर सिक्योरिटी। ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका लैफ और एमएसएफ। एमएसएफ पे थोड़ा हायर रेट चार्ज करता है आरबीआई, इसे हम पीनल रेट भी बोलते हैं, मतलब पेनल्टी मारने के लिए। मनी फॉर बैंक्स शॉर्ट टर्म नीड, ये शॉर्ट टर्म के लिए पैसे देते हैं 1 to 28 days लाइक। तो एलटीआरओ 1 to 3 year, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ फंड फॉर द बैंक्स, तो बैंक को लॉन्ग टर्म फंड मिल जाएंगे लोअर रेट्स पे, दैट इज 4%। तो एलटीआरओ से क्या होगा, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में लेंडिंग रेट्स डाउन जाएंगे, डिपॉजिट रेट डाउन जाएंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स डाउन जाएगी। वो समझ लेते हैं कैसे, ये ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पूरा का पूरा। ठीक, एग्जांपल देके समझाता हूं कि व्हाट हैपेंस इज जनरली लेट अस से बैंक इज गिविंग लोन वर्थ 100 rupees to a borrower. Now this 100 rupees, 20 rupees is coming from repo, 20 रुपया आ रहा है रेपो से, रेपो ट्रांजेक्शन से। बाकी 80 रुपीज जो है वो आ रहा है आपका फिक्स डिपॉजिट से, सेविंग्स अकाउंट से, या बाकी आपके और किसी इंस्ट्रूमेंट से। जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां से मेरा 80% आ रहा है, बट इसमें इंटरेस्ट रेट हायर होता है, मतलब 8 से 9%, 10% भी होता है। तो अब मैं आगे लोन दूंगा तो ऑटोमेटिकली 10% पे अगर मैं पैसा आपसे ले रहा हूं तो मेरे को जिसको आगे देना है तो मैं उसको 12 to 15% पे ही दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, लोन के रेट बढ़ जाएंगे। अब आरबीआई कहता है ट्रांसमिशन नहीं हो रहा मॉनेटरी पॉलिसी का, मतलब जब वो रेपो रेट कम करते हैं तो बैंक अपने लेंडिंग रेट कम नहीं करते हैं। वो बैंक लेंडिंग रेट कम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो पैसा उठा रहा है 8 से 9% पे, तो वो लेंडिंग रेट कहां से कम कर देगा। तो नाउ हियर बैंक विल बी गेटिंग लॉन्ग टर्म फंड्स एट रेपो रेट, मतलब वो 4% पे लेके आएगा, तो फिर आगे ऑटोमेटिकली वो 7 to 8% पे या 6% पे आगे दे देगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल लेंडिंग रेट जिस पे वो लोन देते हैं वो कम आएंगे, डिपॉजिट रेट ऑटोमेटिकली कम आ जाएंगे क्योंकि इकोनॉमी का रेट कम हो रहा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड पे जो रिटर्न वगैरह मिलता है वो भी ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट पूरा का पूरा जब डाउन होना शुरू हो जाएगा इकोनॉमी में, तो देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ थियोरेटिकली, बिकॉज लो इंटरेस्ट रेट हियर मींस more consumption, more investment. Now eCubear. What is eCubear? eCubear is core banking solution CBS of RBI. ये इंट्रोड्यूस हुआ 2012 में। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बैंक्स दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज 24/7 टू देयर कस्टमर। अब ये याद रखना पीटी के हिसाब से कि कस्टमर हु रिटेल एंड कॉर्पोरेट बोथ, दोनों के दोनों कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। What will be happening earlier, जैसे पहले क्या होगा कि let us say you are in old Rajinder Nagar and you come from a different part of India, a different state. Now आप वहां पे ट्रांजेक्शन करने के तो कभी कभार होता है ना, ये लोग पूछते हैं कि अकाउंट कहाँ खुलवाया था। तो with eCubear that problem is solved. They will not be asking you this question because you can transact from any branch.
almost all branches of commercial bank or RRB, regional rural bank, they are under core banking platform, that is eKuber. अब देख लेते हैं कमर्शियल पेपर, ये थोड़ा टेक्निकल है. कमर्शियल पेपर है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अप टू 1 ईयर इसमें जो है बोरोइंग होती है. नाउ ये बेसिकली कमर्शियल पेपर किस लिए जो है इशू करती है कंपनी? इट इज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं मेरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब डे टू डे जो मेरा खर्चा है, सप्लाई आनी है, इन्वेंट्री आना, जो भी पैसा है वो सब मेरा वर्किंग कैपिटल है. फिक्स्ड कैपिटल वैसे ही समझाया था, जरूरी नहीं है समझना. फिक्स्ड कैपिटल है आपकी जो लॉन्ग टर्म जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है पैसा, जैसे प्लांट, टूल, मशीनरी, पेटेंट्स वगैरह के अंदर जो पैसा लगाया वो फिक्स्ड कैपिटल है. सिर्फ कंपनी जिनकी गुड रेटिंग्स हैं ओनली दे कैन इशू कमर्शियल पेपर. ये कमर्शियल पेपर न्यूज में था बिकॉज ऑफ एनबीएफसी क्राइसिस, बिकॉज आपके जो रिलायंस अडक, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा वगैरह है, उन्होंने कमर्शियल पेपर की पेमेंट पे डिफॉल्ट करा था. नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, अगेन दिस इज इन न्यूज, क्योंकि आपके आईआरएनएफएस वगैरह ने इनकी पेमेंट पे डिफॉल्ट करा था, दीवान हाउसिंग वगैरह ने डिफॉल्ट करा था. बहुत सारे एनबीएफसी जो है आपके कमर्शियल पेपर और एनसीटी पे जो आपके रिलाई करते हैं. नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो जो है आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग पैसा उठाते हैं यहाँ से. इट इज अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड. कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली इट इज लाइक अ गवर्नमेंट बॉन्ड बट इट इज इशूड बाय कॉर्पोरेट. सो हियर एक बार समझा देता हूँ व्हाट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड. कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होगा? इफ आई इन्वेस्ट लेट अस से 100 रुपीज इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ रिलायंस, देन लेट अस से उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है इट इज 5 years. Then for 5 years, I will be getting regular interest payment, and after expiry or maturity of 5 years, I will be getting my 100 rupees or principal amount back. तो ये जो डिवेंचर हैं ये सेक्योर्ड हो सकते हैं और अनसेक्योर्ड हो सकते हैं. सेक्योर्ड मतलब दैट इज दे आर बैक्ड बाय एसेट. तो मतलब अगर डिफॉल्ट करा तो मैं जाके उनसे बोल सकता हूँ कि आपने जो एसेट्स हैं, प्लांट, टूल, मशीनरी है, उनको बेच के मुझे पैसा दो. इफ इट इज अनसेक्योर्ड, अनसेक्योर्ड मतलब कोई एसेट बैक नहीं है, तो आई कैन नॉट गो and say that sell your asset and give me my money. So these rely on credit worthiness और reputation of the issuer. तो आपके जो है जिनकी रेपुटेशन अच्छी है या जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस है मार्केट में, वो नॉर्मली अनसेक्योर्ड वगैरह इशू कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग उनमें पैसा लगाएंगे ही नहीं. कॉर्पोरेशन यूज करते हैं इसे लॉन्ग टर्म लोन की तरह, फिक्स इंटरेस्ट रेट में, मतलब आपको एनसीडी देंगे तो एक लॉन्ग टर्म लोन ले लिया उन्होंने आपसे और इस पर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट जाती रहेगी. एनसीडी मतलब नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है हियर इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर. शेयर मतलब आपके जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर होते हैं कंपनीज के, उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते. कन्वर्टेबल डिवेंचर, इफ इट इज अ कन्वर्टेबल डिवेंचर देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक्स और शेयर. Now deposit insurance scheme, अब इसको समझ लेते हैं. It was in news because in the recent budget, insurance cover under deposit insurance scheme was increased from 1 lakh to 5 lakh rupees. मतलब पहले 1 लाख रुपए इंश्योर था, अब 5 लाख रुपीज इंश्योर्ड है. बेसिकली इट इंश्योर्स डिपॉजिटर्स मनी इज सेफ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एसबीआई के अंदर पैसे जमा कराए हैं तो अप टू 5 लाख ऑफ दैट मनी इज इंश्योर्ड बाई दिस स्कीम. अब इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा टेक्निकली. तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे एसबीआई के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मेरे ही नाम पे बहुत सारे अकाउंट हैं, उनमें 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए हैं, तो इट विल ओनली इंश्योर अप टू 5 लाख रुपए. मतलब सारा का सारा टोटल कर लिया जाएगा और मेरा सिर्फ 5 लाख रुपया ही मिलेगा मुझे इफ एसबीआई गोज बैंकरप्ट और इफ एसबीआई हैज एनी प्रॉब्लम. इफ आई हैव डिपॉजिट विद मोर देन वन बैंक, मतलब मेरा एसबीआई के अंदर कुछ पैसा है, एचडीएफसी के अंदर कुछ पैसा है, यूनियन बैंक के अंदर कुछ पैसा है, तो देन जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो सेपरेटली हर बैंक पे लगाई जाएगी. ठीक है. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट डिपॉजिट योर मनी इन मल्टीपल बैंक्स रादर देन ओनली अ सिंगल बैंक. So it is administered by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, which works under RBI. अब इसका जो प्रीमियम है, आपने ध्यान दिया होगा इंश्योरेंस पे प्रीमियम देना पड़ता है. इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है इट इज पेड बाय बैंक्स टू DICGC. इट इज नॉट पास्ड ऑन टू डिपॉजिटर. मतलब मेरा जो पैसा है एसबीआई के अंदर वो इंश्योर्ड तो है, बट उसकी जो इंश्योरेंस प्रीमियम है दैट इज गिवन बाय बैंक्स, नॉट मी. देन इफ देयर इज बैंक लिक्विडेशन, मतलब अगर दिवालिया निकल गया किसी एचडीएफसी का या मान लो किसी और बैंक का, तो देन द लिक्विड, जैसे कि येस बैंक का चल रहा है आजकल, तो लेट अस से येस बैंक अगर लिक्विडेशन हो गई येस बैंक की, तो उसमें क्या होगा कि जो मुझे पैसा आना है उसमें येस बैंक का रोल इज ओवर. नाउ गवर्नमेंट एक लिक्विडेटर जो है जो वाइंड अप करवा रहा है कंपनी को, ओवरसी कर रहा है उसके जो है एग्जिट को और वाइंडिंग अप को,
वो एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, द लिस्ट विल बी गिवन टू डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी पैसे देगा लिक्विडेटर को और लिक्विडेटर देगा मुझे, तो इसमें यस बैंक का रोल फिनिश्ड। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम इज कंपलसरी, ये जो स्कीम है ये कंपलसरी है, बैंक ये नहीं विड्रॉ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर से। देन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से डिपॉजिट्स इंश्योर्ड है। डिपॉजिट योर सेविंग्स, योर फिक्स्ड, योर करंट अकाउंट, योर रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं वो जो बैंक आजकल अलाउ करते हैं कि हर महीने या हर वीकली आप जो है इतना डिपॉजिट करते रहना। बट कौन से डिपॉजिट्स इंश्योर्ड नहीं है? फॉरेन गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स होंगे बैंक के अंदर, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट होंगे या इंटर बैंक डिपॉजिट्स होंगे, वो इंश्योर्ड नहीं है। अब डिपॉजिट किस किस बैंक के अंदर इंश्योर्ड है? जितने भी कमर्शियल बैंक है अगर वहां मैंने पैसा जमा करा है तो पैसा इंश्योर्ड है। अगर किसी फॉरेन बैंक में, फॉरेन बैंक मतलब आपके HSBC वगैरह हो गया, उसके अंदर पैसा जमा करा है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अंदर इफ आई हैव डिपॉजिट मनी देन दैट विल बी इंश्योर्ड। कमर्शियल बैंक विल बी इंश्योर्ड, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, एनीवेयर वेयर आई डिपॉजिट मनी दैट इज इंश्योर्ड। एट प्रेजेंट ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर कवर्ड बाय द स्कीम, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो स्कीम के अंदर आते हैं। डीआईसीजीसी इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये पूरा डेटा दे दिया, ये पीटी के लिए आप देख लेना। नेक्स्ट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एमडीआर। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सी बेसिकली क्या होता है कि व्हेन वी गो टू अ शॉप एंड वी ट्राई टू यूज आवर कार्ड दैट इज डिजिटल मींस, देन एट टाइम्स द शॉप वाला दे आस्क अस दैट यू विल हैव टू पे अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, 1% 2% वो चार्ज करने की बात करता है, दैट इज व्हाट इज एमडीआर। टेक्निकली ये जो सेलर है, लेटर से मैं गया बिग बाजार एंड आई यूज माई कार्ड एंड कार्ड वॉज ऑफ HDFC, और जो वहाँ पे जो मशीन रखी जिसमें कार्ड स्वाइप करा वो उसे हम टेक्निकली बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल था SBI का। उसके बाद जो है पेमेंट गेटवे जिसके थ्रू जो ट्रांजेक्शन हुई है वो थी मास्टर कार्ड या वीजा की। तो ये MDR है, इन तीनों को दिया जाता है। दैट इज द कार्ड, मेरा HDFC कार्ड इशूइंग अथॉरिटी, देन टर्मिनल वाले को, एंड देन द वीजा पेमेंट गेटवे। नाउ फैक्ट्स, MDR चार्जेस ये पहले ही डिसाइड हो जाते हैं बिटवीन द बैंक एंड द मर्चेंट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन अमाउंट, मतलब 100 रुपीज की ट्रांजैक्शन है तो उसका कुछ परसेंटेज है वो दिया जाएगा बैंक को। देन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी वेव करा है MDR इफ यू यूज रुपे और भीम UPI। रुपे और भीम UPI की जो ट्रांजैक्शन है अप टू 2000 रुपीज, उसमें MDR चार्जेस गवर्नमेंट ने वेव कर दिए हैं। RBI विल इशू डायरेक्टिव्स फॉर MDR, RBI इशू करेगा डायरेक्टिव्स अंडर विच एक्ट? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, उन एक्ट के अंदर। नाउ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, व्हाट आर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? बेसिकली ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज RBI ने एक वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश करा है फॉर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर CICs। CIC क्या है? NBFC जिनका एसेट साइज है 100 करोड़ और मोर। नाउ दीज NBFCs आर इन बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी, मतलब ये फाइनेंशियल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको खरीदते हैं, बेचते हैं। NBFC इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन, दे विल होल्ड 90% और मोर ऑफ देयर एसेट्स in financial market instruments such as equity share, preference share, bond, debenture, etc. मतलब if I am a CIC and I have 100 rupees of assets, then 90 rupees or 91 rupees or 95 rupees will be held in financial market instruments, that is equity, bond, debenture, etc. एक फैक्ट है जो पैनल के हेड हैं, that it is he is Tapan Ray. See, basically there are at times question in prelims that which panel has been set up for the regulatory framework for CIC, so the answer will be Tapan Ray. Next, public credit registry. The RBI is planning, remember RBI plan कर रहा है अभी इसको establish करने का। It is based on recommendations of YM Devasthali committee. तो ये again एक पैनल का नाम आ गया, you have to remember this. एक बार देख लेते हैं कि PCR है क्या। बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इन इंडिया द बैंक्स, द RRBs, द ग्रामीण बैंक्स और अदर institutions for that matter, they don't have a single database regarding credit information. So let us say there is this dicey borrower, dicey मतलब थोड़ा सा जो है रिस्की borrower है, वो क्या करेगा, let us say उसकी जो टोटल borrowing capacity है वो 100 करोड़ रुपीज है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये जाके SBI से लोन ले लेगा, देन दे विल टेक लोन फ्रॉम सम RRB, देन फ्रॉम सम NBFC। ये लोग आपस में डेटा शेयर नहीं करेंगे। इस
बॉरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी सिर्फ 100 करोड़ रुपीस है, लेकिन ये 100 करोड़ ले लेगा SBI से, 100 करोड़ ले लेगा RRB से, 100 करोड़ ले लेगा किसी और इंस्टीट्यूशन से। तो PCR विल वर्क एज अ सिंगल डेटाबेस फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट बोरोवर। मतलब अगर मैंने बोरो करा हुआ है जगह से जितना भी पैसा, उसका एक सिंगल डेटाबेस बनाया जाएगा। सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे विल बी शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद दिस डेटाबेस। तो इसमें क्या है, जैसे नाम डालेंगे पता लग जाएगा कि इस बंदे ने ऑटोमेटिकली 100 करोड़ रुपीस उठाया हुआ है मार्केट से, तो इसको और लोन नहीं देना है। सो लेंडर जो है मैंडेटरी है उनके रिपोर्ट करना लोन डिटेल्स। इससे बेसिकली होगा क्या, बैड लोन्स वगैरह वी कैन अवॉइड बैंक लोन्स, बैड लोन्स, बिकॉज नाउ द इंस्टीट्यूशंस विल हैव द इंफॉर्मेशन दैट दिस पर्टिकुलर बोरोवर हैज ऑलरेडी टेकन दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड गिविंग एनी मोर मनी, और इसको पैसा देना वो रिस्की रहेगा। देन फाइनेंशियल रेगुलेशन, जो रेगुलेटर है RBI वगैरह, उनके पास पूरा इंफॉर्मेशन हो जाएगा एंड दे कैन एनालाइज द ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल मार्केट और द बैंकिंग सिस्टम। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, सी बेसिकली क्या होता है कि पीपल हु टेक लोन फ्रॉम योर NBFC और सम स्मॉल टाइम इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो हिस्ट्री है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो अपडेट नहीं होती है बड़े इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट में या डेटाबेस वगैरह में। नाउ एक सिंगल डेटाबेस बन जाएगा तो उनका क्रेडिट हिस्ट्री जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, दीज पीपल विल बी गिवन लोन बाय द मोर एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, सो देयर विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट है आपका इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ICA। बेसिकली ये जो है आपका रेजोल्यूशन ऑफ लोन अकाउंट जिनको है 50 करोड़ से ज्यादा, एंड दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेंडर्स। बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनी लोन इसका रीपेमेंट इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का ओवरड्यू हो गया फ्रॉम अ टाइम पीरियड। यहाँ पे ICA इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, क्रेडिटर मतलब जिसने पैसा दिया है, जिसने पैसा वापस लेना है, ये लोग क्या करेंगे, जॉइंटली अपॉइंट कर देंगे एक लीड लेंडर को। इसको एग्जांपल के लिए देखते हैं, लेट अस से HDFC, SBI, यूनियन बैंक एंड अदर 2-3 बैंक्स और 4-5 बैंक्स फॉर दैट मैटर, दे हैव this loan account and that loan account is now under stress. Now if the loan account is above 50 करोड़ रुपीस, वो 50 करोड़ रुपए से ऊपर का एसेट है, तो उसके लिए ये लोग ICA साइन करेंगे। ICA के अंदर ये लोग जो है एक जॉइंटली अपॉइंट कर देंगे लीड लेंडर को। लेटर से SBI को लीड लेंडर बना दिया। नाउ SBI विल फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर ग्रुप, मतलब जो भी 10-12 लेंडर थे उनके सबके बिहाफ पे लीड लेंडर या SBI काम करेगा। नाउ इसमें होता क्या, बेसिकली एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाए कि इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं। तो अब 66% ऑफ द लेंडर इफ दे एग्री टू दैट प्लान देन इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द लेंडर। मतलब 66% जो लेंडर है वो लोग एग्री कर गए तो सब पे बाइंडिंग हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें 20%, 34%। सो इफ देयर आर सम डिसेंटिंग क्रेडिटर्स देन दे विल हैव ऑप्शन। उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा कि वो लोग जो है जो भी लिक्विडेशन वैल्यू, मतलब कि इस रेट पे मैं बेच रहा हूँ उस एसेट को, जैसे कि हम सबने मिलकर डिसाइड करा, SBI ने डिसाइड करा कि 100 रुपीज पे इसको बेच देंगे। नाउ इफ दे आर डिसेंटिंग, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जो भी इनके लोन का पार्ट है उसको 15% डिस्काउंट पे बेच देंगे। या फिर अगर इनको पूरा का पूरा लोन पोर्टफोलियो, मतलब अगर पूरा का पूरा लोन का जो अकाउंट है 50 करोड़ रुपए का या उससे ज्यादा का, उसको खरीदना है, तो जो भी वैल्यू लगाई गई है बाय द लेंडर ग्रुप उससे 125% पे खरीदेंगे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। नाउ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है इट इज एलिमेंट ऑफ सशक्त प्लान। सशक्त स्कीम आई थी बैंकिंग सेक्टर के लिए, रिजॉल्विंग बैड लोन्स के लिए। ICA इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सुनील मेहता कमेटी। तो ये बेसिकली आपके अगेन 3 पैनल हो गए आपके ICA के अंडर, सुनील मेहता कमेटी आपका, उससे पहले जो पैनल थे वो भी याद कर लेना। ये PT के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे कभी कभार। एनीवेज, इफ यू वांट द स्लाइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर देन दीज आर freely available on our Telegram channel. Thanks for watching.